हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सेशन। तो आज की वीडियो में हम अपना कंटिन्यू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन का जो हमारा सीरीज़ चल रहा था उस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो 2011 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैंने और भी डाले हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो आई होप वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी इसका सेकेंड पार्ट या फिर और ज़्यादा क्वेश्चंस को अपलोड करूँ तो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए, आप जल्दी से उसे वॉच कर लो। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं 14th क्वेश्चन जो हमारा ईयर 2011 में आया था। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ABO जो जैसे कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता था कि लड़की होगा या लड़का, वैसे ही हमें इनका बताना है कि ABO ब्लड ग्रुप कैसे जो होता है वो कैसे मतलब डिवाइडेड होता है, कैसे कैसे बॉडी में बी पॉजिटिव बी निगेटिव जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमें उसका पूरा पैटर्न और कैसे मैकेनिज्म होती है उसकी पूरी वर्किंग बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारी नॉलेज के लिए भी और कंपटीशन लेवल के लिए भी और एग्जाम लेवल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ लेते हैं इसका आंसर। ह्यूमन ब्लड इज डिटरमाइंड बाय ग्लाइकोप्रोटीन और एंटीजन ए। ठीक है, जैसे आपको पता है कि ब्लड में एंटीजन होता है। ठीक है, जैसे एंटीजन ए, ग्लाइकोप्रोटीन, एंटीजन बी, द एलील्स आर एंटीजन ए, एंटीजन बी एंड आई। ठीक है, हेयर रिफर टू मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, मतलब एलीज मतलब एक और मल्टीपल एलिलिज मतलब बहुत सारे। ठीक है, तो इंडिविजुअल इनहेरिटेंस एनी टाइप ऑफ देम एज शोन इज बिलो। ठीक है, तो देखो अगर आप देखो ए एलील्स होंगे तो ए ब्लड ग्रुप होगा, बी भी एलील्स होंगे जैसे कि बी मतलब बी एंटीजन प्रेजेंट होगा एलील्स में तो क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। और दोनों ए और बी प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और कोई एलील मतलब एंटीजन ना ए एंटीजन ना बी एंटीजन, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वो ओ ग्रुप होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एंटीजन ए प्रेजेंट होगा सिर्फ। ठीक है, तो क्या होगा हमारा ए ग्रुप हो जाएगा। एंटीजन बी प्रेजेंट होगा तो बी ग्रुप हो जाएगा। एंटीजन ए बी दोनों डोमिनेंट है, दोनों प्रेजेंट होंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी ग्रुप हो जाएगा। और एंटीजन कोई सा भी प्रेजेंट नहीं होगा, कैप स्मॉल आई। ठीक है, तो वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ओ ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ ए बी एंड ओ ग्रुप लॉ ऑफ डोमिनेंस इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, एंटीजन आई एंटीजन ऑफ ए एंड एंटीजन ऑफ बी आर डोमिनेंट ओवर आई। ठीक है, तो स्मॉल कैपिटल जो आई होता है उसका ये रिसेसिव है, बाकी क्या है डोमिनेंट है, ए ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है। तो अगर ये रिसेसिव वाला प्रेजेंट भी होता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होगा कि डोमिनेंट वाला इफेक्ट करेगा हमारी ब्लड को। तो क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा तो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब को डोमिनेंस की बात करते हैं। देखो इन ए बी ब्लड ग्रुप बोथ एलील्स ए एंड बी एक्सप्रेस देमसेल्फ इन केस ऑफ जैसे ए बी ब्लड ग्रुप है दोनों डोमिनेंट है तो क्या हो जाएगा, को डोमिनेंस ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका ब्लड का डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि हमें बताना है। ठीक है, एक सेकेंड क्वेश्चन को ढूंढ लेती हूँ कहाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, स्क्रीन हिल जाती है जिसकी वजह से ही नीचे चला जाता है। आ गया जस्ट आ गया, हाँ ये रहा। ठीक है, तो अभी हमने 10th क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि उसमें कैसे ब्लड का डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें ये बताना है कि जो हीमोफीलिया होती है वो सिर्फ मेल्स में ही पहले मतलब जनरली ऑब्जर्व करी जाती है, ज़्यादा मेल्स में होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो इसका हमें एक कैसी कंडीशन बतानी है जहाँ पे फीमेल को होमोफीलिया हो। ठीक है, अब नाउ ये रहा हमारा ए पार्ट। अब बी पार्ट क्या है, अ प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल वॉज एडवाइज टू अंडरगो
MTB, ठीक है, MTP. It was diagnosed by her doctor that the fetus she is carrying has developed a zygote formed by an XXX, ठीक है, X cell fertilized by bi-carrying sperm. Why she advised to undergo MTP, ठीक है. तो ये आपको पता होनी चाहिए इसकी फिल फॉर्म क्या होती है. पहले तो हम लोग पहला वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं कि मेल्स में जनरली ये हीमोफीलिया देखी जाती है, बट ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब ये फीमेल्स में पाई जाती है. तो हीमोफीलिया इज कॉज ड्यू टू रिसेसिव जीन्स ऑन एक्स क्रोमोसोम्स. वाई हैज़ नो एलील फॉर दिस. इफ मेल इज द एक्स, मतलब देन he is hemophilia. If male inheritance X from the mother, he will be hemophilia with the genotype X, ठीक है. तो in female inheritance XX, one from carrier mother and one from hemophilia father, she can be मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारा जो हीमोफीलिया जो होता है वो मेल्स में इसलिए अक्सर होता है क्योंकि इसका जो कैरियर होता है ये कैस पे होता है, एक्स क्रोमोसोम्स पे होता है. वाई एलील पे कोई वर्क नहीं करता है ये, ठीक है. वाई एलील पे क्या करता है, कोई वर्क नहीं करता है, ठीक है. अगर फीमेल को ये कंडीशन तब होगी जब उसके फादर के पास भी ये डिसीज़ होगी, ठीक है, और जब वो इंटरकोर्स करने के बाद उसके मदर को भी हो जाएगी, ठीक है. इंटरकोर्स करने उससे पहले उसकी मदर को भी होगी, उसके फादर को भी होगी, ठीक है. जब जो उनका ऑफस्प्रिंग बनेगा तो उस डॉटर यानी उस लेडी को या फिर उस वुमेन को हो जाएगी. अगर उसके जो क्रोमोसोम्स है दोनों क्रोमोसोम्स एक्सेस डिफेक्टिव हैं तो क्या होगा, फ्रॉम द कैरियर मदर एंड फ्रॉम हर होमोफिलिया फादर, देन शी बी होमोफीलिया, ठीक है. अगर दोनों फीमेल कैसे हो जाएगी, उसकी जो कैरियर जो उसकी मॉम होंगी वो भी इस डिसीज़ से सफ़र कर रही होंगी, उसके फादर होंगे वो भी इस डिसीज़ से सफ़र कर रहे होंगे, तब जाके जो उसकी जो डॉटर होगी, जो फीमेल डॉटर होगी, वो क्या हो जाएगी, इस जो डिसीज से सफ़रिंग करना स्टार्ट कर देगी. क्योंकि ये क्या है कि सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स पे ही रिसेसिव जीन होता है, एक्स क्रोमोसोम, तो उसी पे इफेक्ट करता है. वाई का कोई एलील नहीं होता, वाई का कोई एलील नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर दोनों क्रोमोसोम्स जो होते हैं डिफेक्टिव होते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो चीज़ आगे ट्रांसफ़र होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डिज़ीज़ होगी हीमोफीलिया की वो हमारे वुमेन की जो डॉटर होगी उसमें क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है. तो नाउ हम एक पार्ट तो सॉल्व कर लिया अच्छे से. कब होगी ये कंडीशन, जब जो होगी कैरियर मदर और जो फादर होंगे वो भी इस डिसीज़ से सफ़र कर रहे होंगे, तब जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा. तो अगर वो डॉटर हुआ, ऐसी कंडीशन में वो जो डॉटर होगी, जो वो लेडी होगी, जो फीमेल होगी, वो क्या करेगी, इस डिसीज़ से सफ़र करेगी, ठीक है. तो नाउ हम बी पार्ट पढ़ते हैं. अ प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल वॉज एडवाइज्ड टू अंडरगो एन MTP, ठीक है. तो मतलब एक प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल है, उसको एडवाइस किया गया है डॉक्टर के थ्रू कि उसको MTP जाना चाहिए, ठीक है. बट जब डॉक्टर ने उसको डायग्नोस किया, मतलब कि उसको चेकअप किया, तो उन्होंने ये बताया कि जो फीटस है जो वो कैरी कर रही है वो डेवलप कर रहा है फॉर्म अ जायगोट फॉर्म्ड बाय XX क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज्ड बाय वाई स्पर्मिंग कैरिंग स्पर्म्स, ठीक है. तो अब हमें ये बताना है कि उसको एडवाइज्ड क्यों किया गया कि वो MTP में जाके चेकअप कराए, ठीक है. तो इसका आंसर ये हो जाएगा, एम्ब्रियो हैज़ ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स XXY क्राइटो टाइप ऑफ टिल्डेड सिंड्रोम्स, ठीक है. आपने ये पढ़ा होगा कि एक क्रोमोसोम्स ज़्यादा हो जाते तो भी प्रॉब्लम है, कम हो जाते तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है. फिर जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर ट्राइसोमी होती है, मतलब कि 2 X होते हैं, 1 Y होता है, जिसको वो एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी बन सकता है. तो शी वॉज एडवाइज्ड टू अंडरगो MTP since the child will have the following problems: male with demonstrate gynecomastia, ठीक है, underdeveloped testis, sterile, ठीक है. तो अगर वो इसमें इन चीज़ों पे मतलब अगर MTP के अंदर को चेकअप कराने नहीं जाती तो जो उसका जो बच्चा होता, उसका जो बेबी होता, वो इन चीज़ों से क्या कर रहा होगा, इन चीज़ों से सफ़र अप कर रहा होगा, ठीक है. ऐसे उसने चेकअप करा लिया तो उसको मतलब पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है या फिर क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका बेबी किस किस चीज़ों से फेस करने वाला है, ठीक है. इसलिए डॉक्टर ने उसको क्या किया,
उसको क्या किया कि चेकअप करने के लिए भेजा गया उसको। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बी पार्ट इसका क्यों भेजा गया। नाउ हम 16th क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रिलेवेंट पोर्शन ऑफ बीटा चैन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन इज गिवन बिलो। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक नॉर्मल चैन है हीमोग्लोबिन की जो हमें दी गई हुई है। द कोटन फॉर द 6th अमोनियो एसिड इज GAG. The 6th codon GAG mutates to GAG as a result of mutation of A and into GUG. As a result of mutation B, hemoglobin structure did not change as a result of mutation A, whereas hemoglobin structure changed because of mutation B, leading to single-shaped RBCs. ठीक है, तो explain giving reason how could mutation B change the hemoglobin structure and not mutation B. ठीक है, तो इन्होंने हमें स्ट्रक्चर दे दिया है ये वाला, और ये बता रहे हैं कि जब ए का जो म्यूटेशन होता है उसमें, ठीक है, म्यूटेशन होता है तब वो क्या करता है कि जो RBC की शेप जो होती है वो चेंज नहीं होती है। बट जो बी का होता है, बी सेल का जब म्यूटेशन होता है हीमोग्लोबिन का, तो क्या हो जाता है, RBC की जो चेन होती है वो सिंगल सेल मतलब जो होता है ना, वो उसके सर्कल को छोड़ के सिंगल शेप की हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, हमें एक्सप्लेन करना है, रीज़न बताना है कि ए में क्यों हुआ, ए में क्यों नहीं होता और बी में ऐसा क्यों हुआ। तो ड्यू टू म्यूटेशन ए G एंड G म्यूटेट्स टू GAG, मतलब कि जो GAG होता है वो किस में ब्रोकन डाउन हो जाता है, GAA में। बोथ GAG एंड GAA कोड फॉर ग्लोमेटिक एसिड एंड हेंस देयर इज नो चेंज। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, ग्लोमेटिक एसिड के कोड हैं। ठीक है, इसीलिए RBCs में कोई चेंज नहीं होता। मगर बी में क्या होता है, GUG formed due to mutation of B codes for valine and so the RBCs will be, जो गेटाग्लोबिन जो एसिड होता है वो क्या हो जाता है, ग्लैमाटिक एसिड जो क्या हो जाता है, वैलिन से कन्वर्टेड हो जाता है एज द 6th नंबर ऑफ द बीटा चेन। ये हमने पढ़ा था अपनी वीडियोस में, इसी वजह से इसमें क्या हो जाता है, इसकी शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी मेरी वीडियो। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आई हो तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।